इसी काराकोरम को ही एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है काराकोरम। ये संरचनात्मक घाटी होती है, इसको करेवा नाम भी जाना जाता है, करेवा नाम भी कहते हैं। किसे कहते हैं? ये संरचनात्मक घाटियों को करेवा भी कहा जाता है। पोटवार बेसिन से लेकर के बेसिन से कहां तक फैली हुई है? दिहांग बेसिन, उन्हें कहा जाता है अनुदैर्ध्य घाटियां। अनुदैर्ध्य घाटियां यहां पर कहा जाता है। साथियों नमस्कार, हम गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में भारत के भूगोल का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक जो है हम भारत का जो स्थिति विस्तार है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं और भारत का भूगर्भिक संरचना भी पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ अभी हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाग, जिसमें हम भारत के हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हिमालय से रिलेटेड एक वीडियो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है वो वीडियो आपने अच्छे तरीके से देख ली होगी। यदि नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देखिएगा। आज हमारा टॉपिक वहीं से आगे है, समय बिल्कुल नहीं नष्ट करेंगे। आज इंटरेस्टिंग तरीके से हम टोटल जानने वाले हैं क्या आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमारा है हिमालय के भाग। हम पढ़ रहे हैं हिमालय के भाग। कितने भाग हैं? देखिए, हिमालय को हमने दो तरीके से बांटा है। एक तो हमने प्रादेशिक भाग किया है और एक प्राकृतिक भूभाग किया है, यानी हिमालय के प्राकृतिक भाग। देखिए, हिमालय के प्राकृतिक भाग के हिसाब से अगर हम देखें तो हिमालय एक प्रकार की पर्वतमाला है, पूरी की पूरी पर्वतमाला है। और इस हिमालय के अलग अलग भाग हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। जैसे एक इस तरीके से पढ़ चुके हैं भाई, ट्रांस हिमालय एक भाग होता है, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा होता है महान हिमालय, और महान हिमालय के साथ साथ तीसरा होता है मध्य या लघु हिमालय, और इसके साथ साथ हो जाएगा हमारा चौथा जो भाग हो जाता है वो हो जाता है शिवालिक। अब आप शिवालिक हिमालय के बाद अंदाजा लगाइए अगला पार्ट क्या होना चाहिए। एक्चुअली अगला पार्ट भी यहां से होता है, उसको कहते हैं हम तराई भाबर। तराई भाबर वाला एरिया होता है, और तराई भाबर के बाद जो लगता है हमारा गंगा मैदान लग जाता है, गंगा मैदान। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, आज ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पर बात करेंगे। देखिए, ये वैसे केवल छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। अब वो जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल हमने छोड़ना नहीं है। यदि आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड बेस पर, या अदर स्टेट की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, या आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, भूगोल विषय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो यहीं से आएंगे, एक भी नहीं छूटने वाला है। तो आप बिल्कुल लास्ट तक बना रहेगा। तो हिमालय के भागों के बारे में जनरली ये 4 भाग हम पढ़ेंगे। 4 भाग के बाद आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये होता कैसे है और क्या चीज़ है ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, इस प्रकार के भाग। देखिए, एक इस तरीके से हम एक आकार बना लेंगे, उसके बाद एक ऐसा आकार हमने बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर इस तरीके से आगे को बढ़ गए। देखिए, ये वाला जो भाग होता है इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस। अब ट्रांस का क्या मतलब है वो भी समझेंगे। फिर महान हो जाता है, फिर मध्य हो जाता है, फिर शिवालिक हो जाता है, शिवालिक। ये 4 भाग हो गए। यहां से आगे ये लग जाता है तराई भाबर, और उसके बाद मैदान लग जाता है। देखिए, ट्रांस हिमालय क्या है इस पर भी डिस्कस करेंगे। भाई, ट्रांस हिमालय क्या मतलब है इसका? एक्चुअल में ट्रांस का मतलब होता है पार। अब किसके पार? ये बीच में महान हिमालय है, इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है। इस महान हिमालय के पार वाला जो क्षेत्र है उसे ही हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब देखिए, अब एक दूसरा सा चित्र हम बनाते हैं। अब वो जान लेते हैं भाई ट्रांस हिमालय कहाँ कहाँ है और क्या है इसकी स्थिति। ट्रांस, अब पहले एक डायग्राम हम बना लेंगे। भाई, भारत का अगर मानचित्र हम इस तरीके से क्रिएट करें, इस तरीके से क्रिएट करें, तो नॉर्मली यहाँ से आगे आपको इतने से ऊपर का जो भाग है, इतने से ऊपर का भाग आपको ट्रांस हिमालय नजर आ जाएगा। ये पीछे वाला भाग, हालांकि ये वाला जो भाग है ये आधा उत्तराखंड हिमाचल वाले एरिया में भी आता है। तो ये महान हिमालय के पार वाला हिस्सा ये हो जाता है। और यहाँ हम जानते हैं ये महान हिमालय है हमारा। उसके बाद इधर मध्य हिमालय आ जाता है, नीचे शिवालिक श्रेणियाँ आ जाती है 4 भागों में। अब ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इसे अलग अलग नामों से जाना गया है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ट्रांस के बारे में, ट्रांस हिमालय।
तो ट्रांस हिमालय की बात करें तो इस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप ये याद रखें, उपनाम इसका है तिब्बत हिमालय। एक्चुअल में तिब्बत हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है तिब्बत की ओर हो। ये भारत में तो थोड़ा बहुत अंश है इसका, लेकिन तिब्बत में ज़्यादा विस्तार है। और इसी को पार हिमालय भी कहा जाता है। पार हिमालय इसलिए कहते हैं, ट्रांस का मतलब ही पार होता है, और महान हिमालय के पीछे वाला जो भाग है उसी को ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब उसके बाद इसके ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पामीर की गांठ है। पामीर, यदि आपको इसके बारे में डिटेल जाननी है तो पिछली वीडियो में है। देखिए पामीर की गांठ यहाँ पर है। पामीर की गांठ से ही ये ट्रांस हिमालय निकला हुआ है। पामीर की गांठ से ये हिमालय श्रेणी यहाँ से निकली हुई है। अब ये जो श्रेणी निकली हुई है, तो यहाँ पामीर से भी इधर एक हिंदुकुश पर्वत श्रेणी निकली है, यहाँ से भी एक क्यूनेलुन पर्वत श्रेणी निकली है, एक निकला हुआ है हमारा ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां हमें देखने को मिल जाती हैं। देखिए पर्वत श्रेणियां क्या हैं? छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां बनी हुई हैं। इस तरीके से 3-4 पर्वत श्रेणियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और 4 पर्वत श्रेणियां बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, और उनके नाम याद रखना बेहद जरूरी है। जैसे सबसे पहला है काराकोरम। काराकोरम, अब काराकोरम के बाद ये वाला जो है इसको बोला जाता है लद्दाख। लद्दाख के बाद जो तीसरा आ जाता है उसको बोला जाता है जास्कर, और जास्कर के बाद जो आ जाता है उसे कहते हैं कैलाश श्रेणी। तो ये सारी की सारी श्रेणी है। अब इसी में जो ये काराकोरम श्रेणी है, इसी काराकोरम को ही एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है काराकोरम। काराकोरम श्रेणी सबसे ऊपर है। भारतीय हिमालय में सबसे पहली श्रेणी जो आती है वो काराकोरम में ही आती है। आप जानते हैं इसी काराकोरम में ही एक पर्वत चोटी है जो कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसका नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन इसका नाम है। K2 गाडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? ये काराकोरम श्रेणी में ही है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी आती है, जास्कर आता है, कैलाश श्रेणी, और इसी के बीच में से एक नदी होकर गुजरती है काराकोरम के बीच से, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक, हमें याद रखना है सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है, और सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत में ही होता है। और तिब्बत में भी एक जगह का नाम है, एक्चुअली उस जगह का नाम बोखरचू हिमानी है। याद रखें, बोखरचू हिमानी है। हिमानी का मतलब हो जाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर्स के बारे में हम हिमालय में और भी पढ़ेंगे। अब याद रखना, ये जो सिंधु नदी है किसकी श्रेणी के बीच से निकल रही है? तो काराकोरम और लद्दाख के बीच से ये नदी निकलती है। और इसी नदी में यहाँ पर ठीक इस एरिया में, ये लगभग लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर एक गार्ज है, गुंजी गार्ज। देखो गुंजी गार्ज या कहा जाता है, गुंजी गार्ज को दूसरा नाम बुंजी गार्ज भी आप सुनेंगे। बुंजी गार्ज, गुंजी या बुंजी गार्ज दोनों इसके नाम हैं। ये जो गार्ज है एक्चुअली में ये 5200 मीटर गहरा है। एक्चुअली गार्ज क्या होता है? गार्ज का मतलब हो गया एक खाई जो कि नदी के द्वारा निर्मित की गई है। किस नदी के द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा। दुनिया का सबसे गहरा गार्ज है ये आता है यहीं पर लद्दाख के अंदर, और ये नदी यहाँ से बहती हुई यहाँ इस तरीके से सिंधु नदी यहाँ पर आती है। देखिए सिंधु नदी ही वो नदी है जिस नदी के नाम से ही भारत का नाम इंडस या इंडिया पड़ा हुआ है, और सिंधु नदी के पास में ही कुछ भारतवंशी लोग पहले रहते थे, जिस हिसाब से भारत का नाम भी पड़ा हुआ है। सिंधु नदी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 देशों में बहती है। 3 देशों में कहाँ? एक यहाँ तिब्बत में बह रही है, दूसरा हमारे भारत में आती है, और तीसरा यहाँ से पाकिस्तान। तो ये नदी 3 देशों में बहने वाली है, जिसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता था। अब ट्रांस हिमालय की बात हम करें तो ट्रांस हिमालय में क्या है? देखो इसकी विशेषता क्या है ट्रांस हिमालय की। अगर ट्रांस हिमालय की विशेषता की बात हम करें तो इसको सबसे प्राचीन हिमालय कहा जाता है। प्राचीन हिमालय किसे कहा जाएगा भाई? ट्रांस हिमालय को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है ये निर्माण एशिया की प्लेट से ही हुआ है। महान हिमालय से पीछे जो है ट्रांस हिमालय, ये सबसे प्राचीन हिमालय है, यानी इसका निर्माण काल सबसे पुराना है। दूसरी अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में वर्षा न्यूनतम होती है। न्यूनतम आपने सुना होगा, यहाँ पर लद्दाख में एक डेजर्ट है,
लद्दाख का मरुस्थल। तो लद्दाख का मरुस्थल भी कम वर्षा के कारण यहाँ मरुस्थल भी बना हुआ है। और अगर और बात करें तो इसी ट्रांस हिमालय में ही ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर, अब आप ग्लेशियर देख लीजिए, जो सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर 76.6 किमी के आसपास है। ये ग्लेशियर जो है दुनिया का सेकंड टॉप ग्लेशियर है। ग्लेशियर यहीं ट्रांस हिमालय में ही आता है, यहीं पर इसी K2 गाडविन ऑस्टिन के पास में यहीं पर आता है सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और सबसे कठिन युद्ध स्थल भी है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के आर्मी जो है दोनों अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करती हैं और भारतीय आर्मी सबसे कठिन दौर में यहीं से गुजरती है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है बहुत ऊंचा युद्ध स्थल है। ऊंचाई इतनी अधिक है कि वहां का हमेशा पारा जो है यानी टेम्परेचर जो है माइनस में रहता है इस सियाचिन में। और ये यहां पर सीमा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी सुरक्षा हमारी भारतीय आर्मी करती है। तो हमें उन पर प्राउड होना चाहिए कि -डिग्री में हमेशा से ही यहाँ पर ड्यूटी करना इस सियाचिन में, और वो कि लद्दाख में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम समझ गए भाई आखिर में ट्रांस हिमालय की वैल्यू क्या है। ट्रांस हिमालय एक्चुअल में महान हिमालय के पल्ली तरफ वाला क्षेत्र है। लद्दाख का आधे से ज़्यादा एरिया इसमें आता है, ट्रांस हिमालय में आता है। तो पार हिमालय भी इसी को कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी इसी को कहते हैं, और सबसे पुराना यानी प्राचीन निर्माण हिमालय भी ये है। और यहीं पर जो है ग्लेशियर्स भी कई पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है या अन्य ग्लेशियर और भी हैं। ग्लेशियर्स की ट्रिक हम दूसरे चैप्टर में बताएंगे, लेकिन अभी हम इतना इस तरीके से समझ जाते हैं। ट्रांस हिमालय ये है। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं महान हिमालय पर। देखिए महान हिमालय किस प्रकार की श्रेणी है। महान हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी की खास बात यह है कि इस हिमालय श्रेणी को हिमाद्री भी कहा जाता है। याद रखें, हिमाद्री, हिमाद्री जो नाम है ये महान हिमालय का है, और इसी को बर्फ का घर भी कहेंगे। बर्फ का घर या हिम का घर। हिम का घर किसे कहेंगे? हिम का घर इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पर सदैव 12 महीने बर्फ रहती है। और विश्व में सर्वोच्च श्रेणी भी यही है। विश्व की सर्वोच्च श्रेणी विश्व में, क्योंकि इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, यदि आप देखें औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर। ये ग्रुप सी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भाई महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, ये भी हमने याद रखना है। अब दूसरी बात और है, ये जो हिमालय है ना, महान श्रेणी, महान हिमालय, यहां हिमालय में हिमालय क्षेत्र की सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। सबसे न्यूनतम वर्षा भी यहीं होती है, वर्षा सबसे न्यूनतम। अच्छा एक बात और है, ये जो हिमालय है ये पूर्व में जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई कम है, और पश्चिमी क्षेत्र में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। पश्चिमी क्षेत्र में चौड़ाई अधिक है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र का मतलब नेपाल से लेकर के, आप ये समझे, नेपाल से लेकर के पूर्वी क्षेत्र का मतलब अरुणाचल तक, ये पूर्वी हिमालय हो गया, अरुणाचल। अब नेपाल से अरुणाचल तक का ये जो संकुचन ज़्यादा है इसमें, यानी इसमें संकुचन या संपीड़न अधिक है। अब संकुचन और संपीड़न अधिक किस प्रकार से है या क्यों है? एक्चुअल में ये कहा जाता है जो संपीड़न बल उस समय हिमालय भूभाग बनने के लिए लगा था, वो पूर्वी क्षेत्र में अधिक संपीड़न बल लगा, और अधिक संपीड़न बल के कारण ही ये जो ज़्यादा संपीड़ित हो गया, संकुचित हो गई, यानी कलेक्शन ज़्यादा हो गया, कलेक्ट ज़्यादा हो गया। इस वजह से पूर्वी क्षेत्र में इसका जो चौड़ाई है वो कम है। तकरीबन इसका यही माना जाता है कि भाई जो इसकी चौड़ाई है, औसतन चौड़ाई जो मानी जाती है वो कहीं पर तो 10 किलोमीटर के करीब, कहीं 8 किलोमीटर, इस प्रकार से भी पाया जाता है। तो ये भिन्नता किस वजह से आई है? ये बल लगने के कारण। महान हिमालय दुनिया में सर्वोच्च चोटियों वाला हिमालय भी है। सर्वोच्च चोटियां सबसे अधिक यहीं पर हैं। सर्वोच्च चोटियां यदि आप देखें, सर्वोच्च चोटियां ये कंचनजंगा पर्वत चोटी
होगी और मकालू पर्वत चोटी होगी, एवरेस्ट पर्वत चोटी होगी, ये सारी की सारी पर्वत चोटियाँ यहीं पर है, इसी महान हिमालय श्रेणी में। इसलिए ये महान हिमालय श्रेणी बेहद ही महत्वपूर्ण है। और याद रखें, यहाँ क्वेश्चन यही आता है कि यहाँ पर सबसे कम न्यूनतम बारिश होती है। न्यूनतम बारिश के पीछे का कारण ये है, जब भी यहाँ पर बारिश होना होता है वो हिमपात के रूप में होता है, तो बारिश की बूंदें यहाँ पर बेहद कम निकलती है या बहुत कम आती हैं। अच्छा, महान हिमालय से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हैं कि महान हिमालय में देखिए ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट प्लस नीस चट्टानें, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है भाई, देखिए आपने ये सुना होगा जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं, शुष्क फल या शुष्क फल, शुष्क फलों के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, शुष्क फल ज़्यादा होते हैं। यदि आप पूर्वी हिमालय की बात करें, पूर्वी हिमालय, तो पूर्वी हिमालय में अधिकांश जो है रसदार फल होते हैं, रसदार फल, ये भी एक विशेषता है इसकी। ये भौगोलिक दृष्टि से इसकी बनावट ही ऐसे है भाई, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी हमने जान लेना है भाई क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। महान हिमालय श्रेणी इस प्रकार से है, इसलिए इसको महान कहते हैं। और यहाँ की पर्वत चोटियाँ भी बहुत महान हैं और इसी में यहाँ पर भी ग्लेशियर पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी ग्लेशियर्स हैं, कई ग्लेशियर्स हैं भाई। महान हिमालय है तो वहाँ बर्फ हमेशा रहती है, उसी से तो ग्लेशियर का निर्माण होता है। अब अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपके लिए भाई, ग्लेशियर के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ या घाटियाँ बनाई जाती हैं? यदि आपको जानकारी है तो आप उसको कमेंट में आकर के दीजिए, नहीं है तो उसके बारे में भी हम आगे नए चैप्टर में बात करेंगे। देखिए, ये सर्वोच्च हिमालय, ये बात हो गई है महान हिमालय के बारे में। और पर्वत चोटियाँ, यदि आप कहें कि मैंने पर्वत चोटियाँ इसमें नहीं बताई, उसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा दूसरी वीडियो में, वहाँ पर मैंने सारी इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियों के बारे में बात की हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत की जितनी भी सतत वाहिनी नदियाँ हैं, सतत वाहिनी नदियाँ, सतत वाहिनी का मतलब जो 12 महीने बहती हैं, इस प्रकार की नदियाँ भी महान हिमालय से ही बहती हैं, जो कि भारत की भूमि को सिंचित करती हैं। भारत इसलिए जल संपन्न राष्ट्र है। क्यों है जल संपन्न राष्ट्र? क्योंकि हमारे पास ये महान हिमालय है भाई। इतनी ऊंचे हिमालय दुनिया में कहीं नहीं है, और जितने भी माउंटेनिंग के लिए आते हैं तो भारत के हिमालयों में घूमते हैं, और इन हिमालयों को फतेह करना हर किसी के बस का नहीं है। जैसे कई पर्वत चोटियाँ हैं जिन पर जाना असंभव हो जाता है, तो इसी हिमालय में है। चाहे आप उसके लिए कैलाश चोटी लगा लीजिए, चाहे आप राकापोची चोटी लगा लीजिए, केटू गार्डियन ऑस्टिन, ये कई प्रकार के हैं, त्रिशूल है, नंदा देवी है, और एवरेस्ट, ये मकालू, इनमें भी काफ़ी फतेह करते हैं। तो दुनिया के जितने भी माउंटेनियर होते हैं वो सब लोग इसी हिमालय में आते हैं अपना रिकॉर्ड कायम करने के लिए। तो ये हो गया महान हिमालय। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है भाई, इससे ऊपर जो है एक लाइन है, ट्रांस और महान हिमालय के बीच में एक लाइन है जिसको कहते हैं ITSZ। ITSZ का मतलब हो गया है इंडो तिब्बतियन सचर जोन। तो इस लाइन को सचर जोन कहते हैं, जो कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से विघटित करती है या अलग करती है। तो ITSZ को हम याद रखेंगे। मध्य हिमालय बेहद इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है अभी बताते हैं आपको। मध्य हिमालय महान हिमालय के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है, यानी इसकी ऊंचाई महान हिमालय से थोड़ा कम होगी। यदि हम औसत ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई जो इसकी औसतन है तकरीबन आपको 4500 मीटर तक पाया जाएगा यहाँ पर इसकी ऊंचाई। अब ये मध्य हिमालय किस चीज़ के लिए जाना जाता है? देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती है। घाटियाँ जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कश्मीर घाटी, यहीं पर है कश्मीर घाटी, या हिमाचल में कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, ये सब कुछ यहीं पर है। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, या शिमला घाटी हम लिख लें, शिमला घाटी, ये घाटी यहीं पर है। और इसी क्षेत्र में जो है मध्य हिमालय में ही बड़े खूबसूरत से घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्पाइन पास्चर्स कहते हैं। और ये अल्पाइन पास्चर्स जो है यहीं पर पाया जाता है। ये एक्चुअल में अल्पाइन पास्चर्स होते हैं मखमली घास के मैदान, मखमली घास के मैदान होते हैं। और ये वाले एरिया को मखमली घास के मैदान होने के कारण ही
पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं पशुचारकों का स्वर्ग, क्योंकि यहाँ पर पशुओं को चराते हैं, इसलिए पशुचारकों का स्वर्ग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर कई प्रकार के घास पाए जाते हैं और घास के मैदान भी पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो कश्मीर एरिया है, कश्मीर में उन घास के मैदानों को, उन मैदानों को क्या कहा जाता है भाई? मैदानों को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। मर्ग, मर्ग का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जो घास से जचा हो या घास उसमें बहुत अच्छी होती हो। जैसे आपने सुना होगा भाई सोनमर्ग सुना है, सोनमर्ग, गुलमर्ग सुना है आदि। और इसी क्षेत्र में ही पशुचारकों का जो स्वर्ग होता है, जैसे उत्तराखंड आदि एरिया में, उत्तराखंड में इन क्षेत्रों को पयार या बुग्याल के नाम से जानते हैं। पयार या बुग्याल के नाम से जानते हैं। ये अल्पाइन पासर्स मध्य हिमालय में ही होते हैं। और ये बुग्याल बहुत ही अनुकूल वातावरण के होते हैं। तो ये वाला जो मध्य हिमालय है, इसको माना जाता है स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र कहा जाता है। ये अनुकूल पर्यावरण यहाँ पर होता है। अनुकूल पर्यावरण यानी ये जो अनुकूल पर्यावरण है, ये मानव अधिवास से बेहतर है। ये पशुचारकों के लिए बहुत बेस्ट है ये वाला एरिया। अच्छा, एक चीज़ और है, ये संरचनात्मक घाटी होती है, इसको करेवा नाम भी जाना जाता है। करेवा नाम भी कहते हैं। किसे कहते हैं? ये संरचनात्मक घाटियों को करेवा भी कहा जाता है। तो ये एरिया बहुत ही बड़ा खास है। ये जो मध्य हिमालय है ना, ये विस्तार के हिसाब से, विस्तार के आधार पर सर्वाधिक चौड़ा भाग है। आधार पर सर्वाधिक चौड़ा है, ये सर्वाधिक चौड़ा भाग है। अब चौड़ा तो कितना चौड़ा एरिया है? जैसे महान हिमालय 8 से 10 किलोमीटर का एरिया होता है, ये वाला तकरीबन आपको 80 से 100 किमी के आसपास चौड़ाई इसकी मिल जाएगी। बहुत चौड़ा एरिया है, इसलिए यहाँ पर घास के मैदान बड़े फैले हुए होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा इसमें भी कुछ श्रेणियाँ हैं। देखिए श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पर्वत श्रेणियाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पर्वत श्रेणियाँ भी हैं यहाँ पर, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं। पर्वत श्रेणियाँ क्या क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं भाई, अगर हम कश्मीर में जाएं तो कश्मीर में एक पर्वत श्रेणी का नाम है जिसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल। और पीर पंजाल श्रेणी पर ही हम ये जानते हैं कि बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा भी यहीं पर है, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे पर ही जो एक सुरंग बनी हुई है जिसको हम कहते हैं, क्या नाम? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग ये बहुत बड़ी सुरंग है, सबसे बड़ी सुरंग। तो जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे पर, ये पीर पंजाल में ही। इसके अलावा अगर दूसरी श्रेणी की बात करें तो ये धौलाधार श्रेणी है। धौलाधार श्रेणी भी इसी में आती है। उसके बाद तीसरी बात करें जैसे मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी भी इसी में आती है। उसके बाद महाभारत श्रेणी कहें, महाभारत श्रेणी, ये कई पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे ये धौलाधार हिमाचल प्रदेश से लेकर के तिब्बत तक जाती है, तिब्बत हिमाचल प्रदेश से। और मसूरी श्रेणी अपना उत्तराखंड में है। उसके बाद महाभारत श्रेणी नेपाल में है, नेपाल। तो महाभारत श्रेणी यदि पूछा जाए किस हिमालय में है तो मध्य हिमालय में है। ये मध्य हिमालय वही एरिया है जो महान हिमालय के जस्ट नीचे आता है और महान हिमालय से MCT लाइन के द्वारा अलग होता है। और मध्य हिमालय के बाद भी एक लाइन आती है जिसे हम MBF कहते हैं, मैन बाउंड्री फॉल्ट। ये मैन बाउंड्री फॉल्ट महान मध्य हिमालय के नीचे आता है, मध्य हिमालय के जस्ट ऊपर आता है MCT यानी मैन सेंट्रल थ्रस्ट। इस हिसाब से हमने मध्य हिमालय के बारे में भी सीख लेना है भाई। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये घाटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, और घाटियों को कहा जाता है संरचनात्मक घाटियाँ। अभी ये घाटी और आएगी, वो बड़ा अलग है। अभी आप याद रखें संरचनात्मक घाटियाँ। और ये जो दर्रा है और ये जो श्रेणियाँ हैं ये किस में आती हैं, ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये करेवा क्या होते हैं? करेवा एक प्रकार से संरचनात्मक घाटियाँ ही होती है जो कि मध्य हिमालय में पाई जाती हैं। और चौड़ाई के हिसाब से सबसे अधिक चौड़ा क्या है? मध्य हिमालय भूभाग है। इतनी बातें हो गई हैं। अब यहाँ से आगे हम बात कर लेते हैं भाई शिवालिक पर। शिवालिक की क्या विशेषताएं हैं?
देखिए शिवालिक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक का मतलब हो जाता है, इस शिवालिक को हिमालय का चरण भी कहते हैं। हिमालय का चरण या हिमालय का पाद प्रदेश। हिमालय का पाद, पाद का मतलब होता है चरण, वही बात है। अगर पद या चरण कहा जाए तो हिमालय का पाद क्षेत्र। इस शिवालिक को कहा जाता है नवीनतम, नवीनतम निर्मित भाग है। ये हिमालय का सबसे नवीनतम निर्मित भाग है। ये कहा जाता है कि नदियों के अवसाद से बना हुआ है। नदियों के अवसाद से बना है। इसको शिवालिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो है वो शिव की भौहों के समान आकार है। याद रखें, शिव की भौह, भौह का मतलब होता है आईब्रो। शिव की जो भौह होती है, भौह के समान आकार इसका है, इसलिए इसका नाम रखा गया शिवालिक। शिव के अलक के समान, अलक का मतलब हो जाता है आईब्रोज, तो शिव के अलक के समान ये इस तरीके से मोड़दार है, ऐसे जगह जगह पर, इसलिए इसे शिवालिक नाम दिया गया है। और ये हिमालय का पाद क्षेत्र या पद क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ऊपर हमने ट्रांस हिमालय देखा, फिर मध्य महान हिमालय देखा, फिर मध्य देखा, उसके जस्ट नीचे है शिवालिक, इसलिए सबसे नीचे सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला जो भूभाग है वो शिवालिक ही है। अब ये शिवालिक आपको याद रखें, ये शिवालिक जीवाश्म युक्त है। जीवाश्म युक्त, यहाँ पर जीवाश्म बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या अच्छे पाए जाते हैं। और एक विशेषता और है इस शिवालिक की, भाई वो भी याद रखें, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यही है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अब आप बोलेंगे हमने तो सुना है चेरापूंजी में होती है। स्थान का मतलब है, ये स्थान भी हम ये नहीं कहेंगे, इसको भूभाग कहेंगे, भूभाग, अदरवाइज आप कंफ्यूज पड़ जाओगे। ये भूभाग जो है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। वैसे तो सबसे अधिक बारिश भारत में होती है चेरापूंजी के मासिनराम एरिया में, वहाँ बारिश होने का पीछे का अलग कारण है, वो भी हम अलग क्लियरिफाई करेंगे। लेकिन भूभाग की बात करें, मैंने बताया था सबसे कम बारिश होती है महान हिमालय में, सबसे अधिक होती है शिवालिक श्रेणी में। और भी फैक्ट हैं शिवालिक को लेकर के। देखिए शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे भाई कितनी हिमालय बता रहे हैं, एक ही के इतने नाम है तो कब याद रखेंगे? अरे सिंपल सा है, हिमालय का चरण इसी को कहते हैं। चरण का मतलब पाद हो गया, बाह्य का मतलब सबसे बाहर का हो गया, सबसे नीचे का हो गया है, बाकी और क्या है, नदियों के अवसाद से ये बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है इस शिवालिक में कुछ घाटियाँ पाई जाती है। अब देखिए हमने जो इससे पहले घाटियों की बात की थी, वो घाटियाँ हमने मध्य हिमालय में देखा था। भाई मध्य हिमालय में हमने संरचनात्मक घाटियाँ देखी। अब यहाँ जो घाटियाँ होती हैं उन्हें कहा जाता है अनुदैर्ध्य घाटियाँ। अनुदैर्ध्य घाटियाँ यहाँ पर कहा जाता है। अनुदैर्ध्य घाटियाँ का मतलब है इस प्रकार से आड़ी तिरछी घाटियाँ होती है, ऐसे घाटियाँ, आड़ी तिरछी घाटियाँ। एक मैं सॉलिड एग्जांपल आपको देता हूँ। इस घाटी को दून कहा जाता है, दून घाटी। एक्चुअली में ये जो दून घाटी है, इस दून घाटी का जो पश्चिमी एरिया होता है, पश्चिमी एरिया में दून कहा जाता है और पूर्वी एरिया में द्वार कहा जाता है। इसका सबसे सिंपल और सही उदाहरण है देहरादून। और देहरादून का पिछला एरिया दून कहा जाता है यानी देहरादून, और आगे वाला हरिद्वार कहा जाता है। तो हरिद्वार यानी पूर्वी एरिया को हरिद्वार कहते हैं और पश्चिमी एरिया को देहरादून कहते हैं। तो दून का मतलब भी घाटी ही होता है। ये अनुदैर्ध्य घाटियां बनी होती हैं किसमें? शिवालिक में। और ये इस प्रकार से आड़ी तिरछी बनी होती है। और संरचनात्मक घाटी सीधी घाटियां होती है, और ये आड़ी तिरछी घाटियां जिसे संरचनात्मक घाटी न कहकर के अनुदैर्ध्य घाटियां हम कहते हैं। अब यहाँ पर इस शिवालिक क्षेत्र में जो अवसाद लाए गए हैं नदियों द्वारा, उस प्रकार से हम यदि यहाँ पर ये कहें कि भाई यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो मिट्टी यहाँ पर काप मिट्टी पाई जाती है, काप मृदा। काप मृदा का मतलब वही है अवसादी मृदा जो कि नदियों द्वारा लाई जाती है। ये काप मृदा होती है, अत्यधिक उपजाऊ मृदा होती है। उपजाऊ का मतलब आप इसमें गेहूं बो, गन्ना बो, धान बो, दालें बो, सरसों बो, कुछ भी बो सकते हैं। और इस प्रकार से ये मिट्टी भी बहुत लाभकारी है। अच्छा, शिवालिक में एक दो फैक्ट और है भाई। देखिए इसका विस्तार कितना है। विस्तार का मतलब जो है
इसकी औसतन चौड़ाई की अगर हम बात करें, चौड़ाई ज़्यादा नहीं है इसकी, तकरीबन 25 किमी इसकी चौड़ाई है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई कुछ नहीं, इसकी लगभग 1500 मीटर है और महान हिमालय था 6000 मीटर। तो ये 1500 मीटर इसकी हाइट है, चौड़ाई 25 मीटर है। अच्छा, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, देखिए विस्तार, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है विस्तार, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है विस्तार। तो यह पोटवार बेसिन, देखिए पोटवार बेसिन से लेकर के, बेसिन से कहाँ तक फैली हुई है, दिहांग बेसिन। देखिए पोटवार बेसिन से दिहांग बेसिन तक इसका विस्तार है। और कहाँ पोटवार बेसिन हो गया और कहाँ दिहांग बेसिन हो गया, ये भी जान लेते हैं। पोटवार बेसिन है पाकिस्तान में, PAK, पाक में, और दिहांग बेसिन है अरुणाचल में, अरुणाचल। दिहांग एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको कि दिहांग कहते हैं, और पोटवार बेसिन है पाकिस्तान। तो आप ये लगा लीजिए, ये जो श्रेणी है हिमालय श्रेणी के अंतर्गत जो शिवालिक श्रेणी है, ये शिवालिक श्रेणी पाकिस्तान से लेकर के अरुणाचल तक, दिहांग वैली तक फैली हुई है भाई। और यही वो एरिया है, शिवालिक एरिया, जहाँ पर सबसे अधिक बारिश भी होती है और सबसे अधिक जैव विविधता भी। आप देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है शिवालिक श्रेणी में। जैव विविधता किस वजह से पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ भी सघन हैं, और वनस्पतियाँ सघन के साथ साथ बारिश भी ज़्यादा होती है। असली कारण बारिश है, बारिश के कारण वनस्पति सघन है, वनस्पति सघन के कारण जैव विविधता है। जीवों में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वनस्पति जीव सब मिश्रण यहाँ पर होता है। यानी कुल मिलाकर के आप ये समझिए, जो शिवालिक एरिया होता है ना, शिवालिक एरिया, ये मानव अधिवास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। मानव अधिवास हेतु उपयुक्त है ये, यहाँ का जो क्लाइमेट है। इसीलिए हर कोई चाहता है कि हम इस शिवालिक घाटी में बसें। हर कोई उत्तराखंड में बसने के लिए आतुर रहता है, और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का आदमी हमेशा इन दोनों घाटियों में निवास करने के लिए आतुर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ प्रकृति अच्छी है, यहाँ की जलवायु अच्छी है, यहाँ निवास करने लायक बहुत बढ़िया एरिया है। ना तो यहाँ किसी प्रकार की अधिक आपदाएं हैं, न ही यहाँ पर जो है बाढ़ जैसी स्थिति ज़्यादा होती है, और यहाँ उपजाऊ भूमि भी बहुत अच्छी है। यानी कुल मिलाकर के मानव के निवास करने हेतु सबसे उपयुक्त जगह है, पर्यावरण अनुकूल है, बेस्ट है, गुड है। ये हमने समझ लेना है। तो ये शिवालिक श्रेणी के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें। शिवालिक के बाद क्या आता है, कैसा आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लेते हैं भाई। इसको पढ़े बगैर भी नहीं जाने देंगे हम आपको, जब तक कि हम इसको क्लियर ना समझ आए। देखिए यहाँ पर ये हमने छोटा सा बना लिया है, ट्रांस आया, ट्रांस। उसके बाद यहाँ से जो और इससे भी बड़ा आता है, आगे से और बड़े ये खड़े हो रखे हैं, इसको बोलते हैं महान। इसके नीचे जो ये थोड़ा सा और कम है, इसको मध्य बोलेंगे, मध्य को ही हम लघु भी कहते हैं। उसके बाद जो इस तरीके से ये वाला आ गया है, ये वाला आ गया है शिवालिक। और शिवालिक के बाद जो आता है वो वाला एरिया आता है कंकड़ पत्थर वाला, ऐसे बड़े बड़े गारे पत्थर वाला एरिया आता है। और गारे पत्थर वाले एरिया का क्या नाम है, इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं भाई भाबर कहते हैं, भाबर। और भाबर के बाद इधर आता है महीन कणों वाला, बारीक मिट्टी वाला, बिल्कुल दलदल वाला एरिया, जिसको हम बोलते हैं तराई। अब ये भाबर कैसे बना, यहाँ पर ये बड़े बड़े गारे पत्थर एकत्रित हुए कैसे? एक्चुअल में जो ये महान हिमालय से जो नदियाँ बह करके आई, ये नदियाँ ही यहाँ पर ये मलबा या अवसाद लेकर के आई। कुछ अवसाद तो शिवालिक में रहेगी, तो शिवालिक बना, बड़े बड़े गारे पत्थर नीचे आ गए, तो यहाँ पर ये मैदान एरिया आ चुका था, तो मैदान में ये स्थिर रहेगी, नदी द्वारा आगे नहीं बहाए गए, क्योंकि बड़े बड़े गारे पत्थर हैं। जब नहीं बहाए गए तो वो भाबर एरिया बन गया। भाबर एरिया का मतलब है ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़। अब ऊबड़ खाबड़ एक ऐसा एरिया जो कि सबसे अनुपयुक्त है, अनउपजाऊ हम उसे कहते हैं, अनउपजाऊ। अन्न उपजाऊ नहीं, अनउपजाऊ। अनउपजाऊ का मतलब जहां उपज बिल्कुल नहीं होती है, कृषि कार्य करने लायक एरिया नहीं है। अरे भाई कृषि कार्य करेंगे कहाँ से? अधिकांश क्षेत्र में तो बड़े बड़े गारे पत्थर हैं,
तो उपजाऊ होने से रहा। इसके नीचे जो गाढ़े पत्थरों के अंदर से छट कर के जो पानी नीचे रिसता है ना यहाँ, वो यहाँ पर इस धरती को दलदल बना देती है। आप ज़्यादातर देखना गाढ़े पत्थरों से निकलने वाला पानी जो है बहुत स्लो तरीके से आता है। वो स्लो तरीके से आने के कारण ये वाला एरिया तराई बन गया है, बिल्कुल दलदल दलदल। और ये जो दलदल एरिया है यहाँ पर भी कृषि होती है। तो भाई कृषि किस प्रकार की होगी? यहाँ पर धान की खेती हो सकती है जहाँ पर कि ज़्यादातर दलदल है, तराई है, या हम गन्ना उपज कर सकते हैं। तो धान और गन्ना सबसे अधिक इधर होता है। तो हिमालय का निर्माण आप देखिए, पीछे वाला एरिया ट्रांस हो गया है, फिर उसके बाद आगे वाला सबसे ऊंचा महान, फिर मध्य या लघु हो गया, फिर शिवालिक हो गया, भाबर हो गया, उसके बाद हम पहुंच चुके हैं कहाँ? तराई। तो ये वाला जो एरिया आ जाता है, यहाँ के बाद ये मैदान आ जाते हैं। और आप ऑब्वियसली ये दिमाग में याद रखें, मैदानों का निर्माण भी कहीं ना कहीं हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से हमने हिमालय के भागों के बारे में डिटेलिंग पढ़ ली है। इतना अगर आप एक एक करके याद रखेंगे, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आने वाले जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।